Hello everyone. Our today's topic is socialization theory of gender and its educational implication. जेंडर के समाजीकरण के सिद्धांत और शैक्षिक निहितार्थ. Now see, socialization theory of gender and its educational implications. ये पढ़ने से पहले जेंडर की सोशलाइजेशन थ्योरी को पढ़ने से पहले हम ये समझेंगे कि ये सोशलाइजेशन क्या होता है. नाउ सी, सोशलाइजेशन मीन्स समाजीकरण. सोशलाइजेशन is the process through which people are taught to be proficient member of a society. It describes the ways that people come to understand societal norms and expectations, to accept society's beliefs and to be aware of societal values. Socialization, समाजीकरण. समाजीकरण क्या होता है? समाजीकरण ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति सामाजिक आदर्शों, सामाजिक मूल्यों, सामाजिक अवधारणाओं, सामाजिक विश्वासों को समझता है, उन्हें ग्रहण करता है और समझने के बाद उन्हें ग्रहण करके आत्मसात कर लेता है, सो दैट कि वो समाज का एक डिसिप्लिन्ड मेंबर बन जाए, so that he can attain or gain a valuable position in the society. हर व्यक्ति समाज में अपना समायोजन करना चाहता है, समाज का सुव्यवस्थित सदस्य कहलाना चाहता है. तो समाज में हम सुव्यवस्थित तभी हो सकते हैं, अपना एडजस्टमेंट हम तभी संभावित कर सकते हैं, पॉसिबल कर सकते हैं, जब हम सामाजिक आदर्शों को अपना रहे होते हैं, जब हम सामाजिक मूल्यों को ग्रहण कर रहे होते हैं और उस तरह से अपना जीवन यापन कर रहे होते हैं, समाज में सही समायोजन कर रहे होते हैं. तो हर व्यक्ति की ये चाह होती है कि ही शुड बी एक्सेप्टेड बाय द सोसाइटी, ही मस्ट अंडरस्टैंड द सोसाइटी एंड ही एक्सपेक्ट दैट सोसाइटी शुड अंडरस्टैंड दैट हिमसेल्फ आल्सो. तो समाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कि व्यक्ति सामाजिक आदर्शों, मूल्यों, विश्वासों को मान करके समाज में अपना सही समायोजन स्थापित कर लेता है. सो जो ये सोशलाइजेशन की प्रक्रिया है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर हम अपने आप को सोशलाइज ना करें, सो वी विल नॉट बी कंसिडर्ड एज गुड सोशल बीइंग. तो समाजीकरण की प्रक्रिया होना बहुत आवश्यक होता है. तो सोशलाइजेशन जो है वो फॉर्मली भी होती है, इनफॉर्मली भी होती है. फॉर्मली मीन्स फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस में, वेदर इट इज स्कूल और कॉलेज और यूनिवर्सिटी और एनी हायर एजुकेशन, वहां पर भी शिक्षा प्रदान की जाती है इंडिविजुअल को, दैट हाउ ही और शी हैज टू एडजस्ट इन द सोसाइटी. इनफॉर्मली, जैसे बच्चा या कोई व्यक्ति परिवार में रहता है तो अपने परिवार में विभिन्न सदस्यों को, उनके व्यवहार को देखते हैं, रूल्स रेगुलेशंस क्या फॉलो किए जाते हैं, उन्हें अपनाने की कोशिश करते हुए उन्हीं पदचिन्हों पर आगे चलते रहते हैं और इस तरह से पीढ़ी दर पीढ़ी ये सारे वैल्यूज आगे ट्रांसफर होते रहते हैं. तो व्हाट इज दिस? दिस इज सोशलाइजेशन. कि जो भी क्रियाकलाप बच्चे अपने बड़ों को करते हुए देखते हैं, जिन भी रीतियों को पेरेंट्स अपनाते हैं, उन्हीं रीतियों को बच्चा भी फॉलो करने लग जाता है, उन्हीं आदर्शों को बच्चा भी फॉलो करता है. तो इस तरह से वो भी समाज में उसी तरह से क्रियाकलाप करना शुरू कर देता है, समाज में उसी तरह से जैसे उसके बड़े बुजुर्ग कार्य कर रहे होते हैं, समाज में अपना समायोजन करते हैं. तो उसी तरह से बच्चा भी सीख लेता है दैट हाउ टू गो विद द सोसाइटी, हाउ टू टेक केयर ऑफ डिफरेंट ये हमारे जितने भी त्योहार होते हैं, जितनी भी हमारे सेरेमनीज होती हैं, ये किस तरह से कार्य करने हैं, तो वो सब अपने बड़ों से सीखते हैं. सो दिस इज सोशलाइजेशन. तो सोशलाइजेशन फॉर्मली भी होता है और इनफॉर्मली भी समाजीकरण की प्रक्रिया चलती रहती है. सोशलाइजेशन कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस माना गया है क्योंकि कभी रुकता नहीं है, पीढ़ी दर पीढ़ी आगे ये बातें ट्रांसफर हो रही हैं, समाजीकरण की प्रक्रिया चल रही है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन सीख रही है और इस तरह से अपना जीवन यापन कर रही है हर पीढ़ी. नाउ सोशलाइजेशन की जो प्रक्रिया है, ये व्यक्ति को डिसिप्लिन्ड बनाती है, अनुशासित बनाती है. अ पर्सन लर्न्स
हाउ टू कंट्रोल हिज इम्पल्स। अदरवाइज मनुष्य की तो कुछ भी इच्छाएं हो सकती हैं, वो कुछ भी करने की सोच सकता है, लेकिन करना उसको वही है जो समाज द्वारा स्वीकृत हो, जो समाज द्वारा मान्य हो। तो अकॉर्डिंगली जब वो ये सोशलाइजेशन की प्रक्रिया में, सोशलाइजेशन हमें पता है कि सामाजिक आदर्शों को मानना, सामाजिक मूल्यों को अपनाना, सामाजिक नियमों को अपनाना, मानना, तो इससे क्या होता है, वो व्यक्ति सामाजिक बन जाता है और डिसिप्लिन्ड बन जाता है। मोरोवर सोशलाइजेशन की जो प्रक्रिया है, इट हेल्प्स टू कंट्रोल द ह्यूमन बिहेवियर। ओवरऑल जो है ये मनुष्य को सुव्यवस्थित बनाता है, व्यक्ति को समाज में सुव्यवस्थित बनाता है। नाउ अब ये सोशलाइजेशन की प्रक्रिया जो हर प्राणी की होती है समाज में, आता है जब व्यक्ति जन्म लेने के बाद, तो सोशलाइजेशन की अलग अलग थ्योरीज दी गई हैं, अलग अलग सोशलिस्ट्स के द्वारा, साइकोलॉजिस्ट्स के द्वारा, एजुकेशनिस्ट्स के द्वारा। लेकिन ये सोशलाइजेशन की थ्योरीज जेंडर के संदर्भ में, ये हमको पढ़ना है कि थ्योरीज ऑन जेंडर, सोशलाइजेशन थ्योरीज ऑन जेंडर एंड इट्स एजुकेशनल इम्प्लीकेशन, ये क्या है। तो जेंडर के संदर्भ में समाजीकरण के जो सिद्धांत दिए गए हैं, different theories have been given regarding the socialization of gender। अब जेंडर हमें पता है कि जेंडर क्या होता है। जेंडर का जो हिंदी पर्याय है वो लिंग माना जाता है, और लिंग क्या होता है, ऐसे शब्द जिन शब्दों से उसके पुरुष और स्त्री जाति के होने का पता चलता है उसे लिंग कहते हैं। ये हमने ऑलरेडी पहले भी डिस्कस कर लिया है। हम देखते हैं कि जो गर्ल्स होती हैं और बॉयज होते हैं, उनकी सिर्फ जो शारीरिक संरचना है उसी पर अंतर नहीं, इसके शारीरिक संरचना के आधार पर ही उन दोनों में अंतर नहीं पाया जाता है, बल्कि उनकी जो इंटरेस्ट हैं, उनकी कैपेसिटीज होती हैं, उनकी इच्छाएं हैं, उसमें भी अंतर पाया जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो जब कोई भी व्यक्ति जन्म लेता है तो वो एक जीव होता है, वो एक जैविक प्राणी होता है। उसको सामाजिक कौन बनाता है, तो समाज द्वारा हर लिंग को, जैसे हमने कहा कि बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर के आधार पर आफ्टर बर्थ हर इंडिविजुअल को मेल और फीमेल कैटेगराइज कर लिया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ द बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद जब उसे मेल और फीमेल में कैटेगराइज किसी भी प्राणी को कर लिया जाता है आफ्टर बर्थ, तो समाज जो है हर मेल को और फीमेल को, मींस हर सेक्स को रिस्पेक्टिव रोल्स प्रोवाइड करना शुरू कर देता है। जैसे जो मेल होती हैं, इनफैक्ट देखो डिलीवरी रूम में ही जो बॉय होता है, बॉय को ब्लू ड्रेस पहनाना प्रेफर किया जाता है और गर्ल्स को पिंक ड्रेस पहनाना प्रेफर किया जाता है। तो नाउ सी कि यहाँ से क्या है कि ये रोल प्रेस्क्राइब कर दिए गए हैं कि जो बॉयज हैं वो बहुत सुंदर ब्लू ड्रेस में दिखते हैं, गर्ल्स हैं वो पिंक ड्रेस में दिखती हैं, या रिस्पेक्टिव जो भी कलर्स और मेल और फीमेल के संदर्भ में जो है वो चिन्हित किए गए हैं। और जैसे जैसे फिर वो बालक बालिका बड़े होते जाते हैं तो उनकी रुचि, उनकी क्षमताएं और उनकी जो मनोवृत्ति होती है उसके आधार पर अकॉर्डिंगली उनको अलग अलग रोल्स स्पेसिफाई भी किए जाते हैं, उनसे अलग अलग व्यवहार की एक्सपेक्टेशन भी की जाती है। सो व्हाट इज दिस, दिस इज ये जेंडर रोल्स उनको प्रोवाइड किए जाते हैं। तो इस तरह का जो डिफरेंस होता है, दिस इज नोन एज जेंडर डिफरेंस। अब जेंडर डिफरेंस जो है, जेंडर डिफरेंस के आधार पर हमारे भारतीय समाज में बहुत विभिन्नता पाई जाती है दोनों ही लिंगों में। भारतीय समाज में ये जेंडर डिफरेंस ही है जो कि ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को बढ़ावा दे रहा है। तो भारतीय समाज में स्त्रियों की स्थिति पुरुषों की तुलना में हमेशा ही निम्न है। जितनी स्वतंत्रता या सुविधाएं पुरुषों को प्राप्त हैं उतनी स्त्रियों को उपलब्ध नहीं है, और जो प्रतिष्ठा परिवार के मुखिया को प्राप्त होती है वह परिवार की जो फीमेल मेंबर है या गृह स्वामिनी है उसको नहीं है।
यह असमानता परिवार के स्वरूप पर ही निर्भर करती है। अब हम देखते हैं परिवार का स्वरूप मीन्स जी की हमारी फैमिली की नेचर कैसी है। ये फैमिली हमारी मातृसत्तात्मक है या पितृसत्तात्मक है। अकॉर्डिंगली उनके जो रोल्स हैं वो डिफरेंट होते हैं मेल और फीमेल के, नारी और पुरुष के। अब समाजीकरण का जो सिद्धांत जेंडर के संदर्भ में, जेंडर डिफरेंस थ्योरी का जो सिद्धांत है वो उसमें मेनली इग्ले और कैरोल ने अपनी अहम भूमिका निभाई है। तो इग्ले का जो सामाजिक भूमिका सिद्धांत है, इग्लेस सोशल रोल थ्योरी है। सो पहले हम उस पर प्रकाश डालते हैं कि जेंडर डिफरेंस थ्योरी जो इग्ले द्वारा विकसित की गई है उसमें समाजीकरण, जेंडर के संदर्भ में समाजीकरण की प्रक्रिया में क्या कहा गया है। एलिस एच इग्ले ने जो थ्योरी डेवलप की है जेंडर डिफरेंस थ्योरी, ये 1938 में विकसित हुई है। इस थ्योरी के अंतर्गत इग्ले ने क्या कहा है? इग्ले ने कहा है कि लड़के और लड़कियों में उनके सामाजिक व्यवहार में अंतर पाया जाता है। जैसे कि हमने कहा कि वो समाज जो है उनसे अलग अलग रोल्स, उनको अलग रोल देता है, लड़के और लड़कियों को, मेल फीमेल को, और उनसे अलग बिहेवियर की एक्सपेक्टेशन करता है। तो इग्ले ने ये प्रश्न किया कि लड़के और लड़कियों के सामाजिक व्यवहार में अंतर क्यों होता है। इसके लिए इग्ले का जो मानना है वो कहते हैं कि प्रत्येक प्रकार के व्यवहार में अंतर जो सामान्यतः स्त्री और पुरुष में पाया जाता है वो सांस्कृतिक रूढ़ि युक्तियों का परिणाम है। ऑब्वियसली, क्योंकि देखो हमने सोसाइटी ने ही तो मेल को और फीमेल को रोल प्रोवाइड किया कि जैसे बच्चे बड़े होते हैं, जैसे हमने कहा कि डिलीवरी रूम में डिफरेंस हो गया कि बॉय को ब्लू ड्रेस पहना दी और गर्ल को पिंक ड्रेस पहना दी। अब बच्चे थोड़े बड़े होने शुरू हुए तो जो गर्ल्स हैं वो डॉल से खेलेंगी, घर के अंदर खेलेंगी, किचन सेट से खेलेंगी, और जो बॉयज हैं वो बैट बॉल खेलेंगे, क्रिकेट खेलेंगे, आउटडोर फील्ड एक्टिविटीज में अपने आप को इन्वॉल्व करेंगे। तो समाज ही तो उन्हें ये रोल दे रहा है, तो समाज ही तो जेंडर में डिफरेंस क्रिएट कर रहा है। तो ये क्या है? ये जो स्त्री और पुरुष में, इग्ले का मानना है कि स्त्री और पुरुष में जो ये भिन्नता पाई जाती है, जेंडर डिफरेंस है, ये सांस्कृतिक और सामाजिक रूढ़ि युक्तियों का ही परिणाम है, जिसके कारण लिंग विभेद तथा युवाओं में पाए जाने वाला जो भी सामाजिक व्यवहार है ये इसी के कारण होता है। अपनी इस थ्योरी को कंक्लूड करते हुए इग्ले का मानना है कि गर्ल्स और बॉयज में मेनली जो डिफरेंस पाए जाते हैं वो कौन कौन से डिफरेंस हैं? लड़कियां लड़कों की अपेक्षा अशाब्दिक सूचनाएं भेजने में तथा उन्हें ग्रहण अच्छी तरह से करती हैं। लड़कियां लड़कों की अपेक्षा समूह दबाव जो है, स्ट्रेन जो है, वो बहुत ज्यादा बेहतरी से महसूस करती हैं। लड़कियां मित्रता पूर्वक व्यवहार अच्छी तरह से करती हैं तथा दूसरे छोटे समूह के सदस्यों के साथ भी अच्छा महसूस करती हैं। मीन्स वो कहीं भी एडजस्ट हो जाती हैं। लड़के अपने कार्यस्थल समूह में, जो वर्किंग प्लेस होता है बॉयज के लिए, वहां पर अनुशासित रूप में कार्य केंद्रित होते हैं एज कंपेयर टू गर्ल्स और फीमेल। संपूर्ण स्त्री समूह पुरुष समूहों की अपेक्षा अच्छा प्रदर्शन करती है, यह ऑब्जर्व किया गया है। इग्ले के अनुसार जो पुरुष हैं या बॉयज हैं वो लड़कों में, पुरुष में या बॉयज में लड़कियों की अपेक्षा जो लीडरशिप क्वालिटी है वो अधिक पाया जाता है। लीडरशिप क्वालिटीज अधिक पाई जाती हैं किसमें? मेल में, मेल जेंडर में। नेक्स्ट, किसी अजनबी से छोटी सी मुलाकात होने पर भी उसकी सहायता करने के लिए एकदम तैयार हो जाना, ये ट्रेट, ये गुण बॉयज में ज्यादा पाया जाता है, जबकि लड़कियां ऐसा नहीं करती हैं, या फीमेल जेंडर में ये गुण कम पाया जाता है। लड़के लड़कियों की अपेक्षा दूसरों पर अधिक आक्रामकता का व्यवहार करते हैं, जबकि लड़कियां जो है वो सुशील, सोबर, अफेक्शनेट, लविंग एटीट्यूड वाली मानी गई हैं।
लड़कियां लड़कों की अपेक्षा अधिक सजीवता से जीवन संतुष्टि महसूस करती हैं। मीन्स कोई भी अगर प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो जाए, कभी भी कोई कंफ्लिक्ट हो जाए या किसी भी तरह की कोई समस्या आ जाए, तो ये ऑब्जर्व किया गया है इग्ले के अनुसार कि गर्ल्स जो हैं वो अपने आप को बहुत इजीली एडजस्ट कर लेती हैं, अडेप्ट कर लेती हैं। तो जो ये थ्योरी है ये टोटली ये सामाजिक मनोविज्ञान पर आधारित है, जो कि लिंग विभेद तथा समानता दोनों को ही सामाजिक व्यवहार के फील्ड में समझाने की कोशिश करती है, इसके संदर्भ में समझाने की कोशिश करती है। और इनका यह मानना है कि स्त्री और पुरुष दोनों के ही जो विभेद हैं या सिमिलैरिटीज हैं, स्त्री तथा पुरुष दोनों में ही अलग अलग दिखाई देते हैं। प्रारंभ से ही ये देखा गया है कि स्त्री घर में बच्चों की देखभाल और खाना बनाती है, जबकि पुरुष उनके लिए रोटी का इंतजाम करते हैं। इसलिए वो जितनी भी आउटडोर एक्टिविटीज होती हैं, फील्ड वर्क, वही करते हैं। तो इस तरह से देखा गया है कि पुरुष और स्त्री के कार्यस्थल भी अलग अलग बटे हैं, और कार्यस्थल अलग अलग बटे होने से जो उनकी नेचर है वो भी अलग तरह की हो जाती है। स्त्री ज्यादातर नर्सिंग और शिक्षण की जॉब करती हैं, जबकि निर्माण और इंजीनियरिंग कार्य, कंस्ट्रक्शन वर्क, इंजीनियरिंग वर्क, फील्ड वर्क जो है, ये दोनों ही कार्यक्षेत्र पुरुषों के माने गए हैं। लेकिन जैसे इग्ले ने कहा कि दिस जेंडर डिफरेंस इज टोटली ड्यू टू द सोशल एंड द कल्चरल इन्फ्लुएंस ऑन सेक्स, ऑन द सेक्सुअल, डिपेंड्स अपॉन कि समाज जो है हर व्यक्ति को किस तरह का रोल प्रोवाइड कर रहा है, किस तरह का व्यवहार उससे एक्सपेक्ट कर रहा है। तो इस आधार पर ही ये लिंग विभेद हुआ है। लेकिन इस लिंग विभेद के कारण क्या हो गया कि दोनों मेल और फीमेल में, जेंडर में बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन हो गई है। अब ये बहुत ज्यादा, ये डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करना है, कम करना है, तो क्या है कि जो भी स्टीरियोटाइप्स हैं, जो भी रूढ़ि युक्तियां हैं, सामाजिक रूढ़ि युक्तियां हैं, जिसका परिणाम ये लिंग विभेद है, तो इन रूढ़ि युक्तियों को हमें नकारना है, खत्म करना है। जो लॉजिकली प्रूवन है वही फैक्ट्स को हमको मानना है, और जो लॉजिकली, जो तर्क संगत नहीं है किसी भी जेंडर के संदर्भ में, वो मेल जेंडर के संदर्भ में बात कही गई हो या फीमेल जेंडर के संदर्भ में बात कही गई हो, उसे नहीं मानना है। तो हमें जो जेंडर की जो समाजीकरण प्रक्रिया को चलाना है, अपनाना है, वो किस तरह से जेंडर बेस्ड सोशलाइजेशन की प्रोसेस को फॉलो करना है, तो वो दोनों को हमको इक्वालिटी देनी है। लेकिन जो शिक्षा प्रदान करनी है, दोनों को इक्वल प्लेटफॉर्म देना है, नो डाउट। लेकिन जो शिक्षा प्रदान करनी है या जो उनकी ग्रोथ या डेवलपमेंट को एंश्योर करना है, तो उसके लिए हमें जेंडर सेंसिटिव एजुकेशन या जेंडर सेंसिटिव प्लेटफॉर्म उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए उनकी शिक्षा हेतु प्रदान करना है। क्यों? क्योंकि देखिए, जो ये जो कोई भी जेंडर मेल है या फीमेल है, दिस इज ड्यू टू देयर सेक्स डिफरेंस। बायोलॉजिकल संरचना विभिन्न है, मेल की भी और फीमेल की भी, मेल जेंडर और फीमेल जेंडर की भी। तो इस डिफरेंट बायोलॉजिकल संरचना के आधार पर ही वो मेल कैटेगराइज हुआ और फीमेल कैटेगराइज हुआ। तो जो भी फेमिनिन ट्रेट्स हैं या जो भी मेन से संबंधित मैस्कुलिन ट्रेट्स हैं, ऑल द रिस्पेक्टिव ट्रेट्स ऑफ द पर्टिकुलर जेंडर शुड बी गिवन ड्यू कंसिडरेशन। तो इसलिए जेंडर सेंसिटिव एजुकेशन को स्कूल में दिया जाना, इट इज कंसिडर्ड एज वेरी इंपॉर्टेंट। सो दिस इज ऑल अबाउट जेंडर डिफरेंस थ्योरी ऑफ socialization of gender. Thank you and have a nice day.